साल 2020 महीना फरवरी, यूपी के रामपुर में खास बाग पैलेस के बाहर 5 एक्सपर्ट बिल्डर पसीने से भीग रहे थे। उनके सामने था एक 6 टन भारी और 8 फुट ऊंचा लोहे का दरवाज़ा, जिस पर पिछले 40 सालों से जंग लगी हुई थी। एक फैमिली डिस्प्यूट के चलते ये दरवाज़ा सालों से बंद था। बाहर खड़ी मीडिया और लोगों को उम्मीद थी कि इस दरवाजे के पीछे हज़ारों करोड़ का खजाना है, जिसे भारत की सबसे बड़ी दौलत कहा जा सकता था। लेकिन कई घंटे जोर लगाने के बाद जब ये दरवाज़ा खुला तो अंदर सिर्फ अंधेरा और बरसों पुरानी धूल थी। भारत की सबसे सेफ मानी जाने वाली शाही तिजोरी पूरी तरह से खाली थी। लेकिन इस खजाने के गायब होने की मिस्ट्री असल में साल 1980 में ही शुरू हो गई थी। सितंबर 1980 में खास बाग महल के पास खेल रही एक बच्ची को ज़मीन पर नक्काशीदार सोने की एक प्लेट मिली। जब यह खबर नवाबजादे मुर्तज़ा अली खान तक पहुंची तो वो तुरंत शाही तहखाने की ओर भागे। तिजोरी के दरवाजे और ताले पूरी तरह से सलामत थे, लेकिन तहखाने की छत पर एक सुराख था जिससे रस्सियां लटक रही थी और अंदर खुदाई के औजार और सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सीबीआई जांच में पता चला कि वो सुराख इतना छोटा था कि उससे कोई इंसान अंदर आ जा ही नहीं सकता था, और सरकारी दफ्तर से खजाने की लिस्ट भी गायब हो चुकी थी। सवाल यह है कि हज़ारों करोड़ का खजाना आखिर गया कहाँ? क्या वहाँ सचमुच कोई एक खजाना था या फिर एक ऐसी साजिश थी जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं लगने दिया गया? आज मैं आपको बताऊंगा रामपुर नवाब की रियासत और उस खजाने की कहानी जिसमें बेशुमार दौलत थी। आखिर एक पूरी रियासत की बेशुमार दौलत बिना कोई सुराग छोड़े कैसे और कहां गायब हो गई? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। रामपुर की खाली तिजोरी की मिस्ट्री समझने के लिए हमें 18वीं सदी में जाना होगा। 18वीं सदी की शुरुआत में गंगा के मैदानी इलाकों को कथेर कहा जाता था। यहाँ कठेरिया राजपूतों का दबदबा था जो लगातार मुगलों के खिलाफ विद्रोह करते रहते थे। इन राजपूतों को कंट्रोल करने के लिए मुगलों ने दाऊद खान नाम के एक अफगान सरदार को अपने पठानों के साथ यहाँ बसने का इन्विटेशन दिया। अफगानिस्तान के पहाड़ों यानी रोह से आने की वजह से इन लोगों को रूहिल्ला कहा गया। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और सत्ता का जो खालीपन आया इससे, उसमें इन रोहिल्लाओं ने अपनी महत्वाकांक्षा दिखाई और ताकत बढ़ाई। जल्दी ही उन्होंने छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और एक अपनी मजबूत पहचान बना ली। इनके सबसे ताकतवर नेता थे नजीब खान यानी नजीबुद्दौला। इन्होंने अपनी सत्ता बचाने और मराठों को कमज़ोर करने के लिए अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को भारत बुलाया था। 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई थी और इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। इस भयानक लड़ाई में मराठों की भयंकर हार हुई और मराठा ताकत लगभग खत्म हो गई। हालांकि इसी जंग में एक 18 साल का लड़ाका बच निकला जिसके सामने उसके दोनों भाइयों को मारा गया था। उसने सीधे तौर पर इस जंग के लिए नजीब को जिम्मेदार माना और कसम खाई कि वो नजीबाबाद को बर्बाद कर देगा। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि महादजी सिंधिया थे। मराठों ने पानीपत के बाद अपनी ताकत दोबारा जुटाई और 1772 में महादजी सिंधिया ने अपने भाइयों की मौत का बदला लिया, रुहेलखंड पर हमला किया, नजीबाबाद को तबाह कर दिया और नजीब खान की जो कब्र थी उसको खोद कर उसकी हड्डियां बाहर निकाल कर फेंक दी। इस जंग के बाद भी रोहिल्लाओं की मुश्किलें कम नहीं हुई। 1774 में ही यानी 2 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब ने मिलकर रोहिल्लाओं पर एक और निर्णायक हमला किया। इस हमले में सिर्फ एक दूरदर्शी रोहिल्ला सरदार फैजुल्ला खान अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इन्होंने हालात को समझा। वॉरेन हेस्टिंग्स के पास जाकर इन्होंने अंग्रेजों की वफादारी कबूल कर ली। इस समझौते के तहत 7 अक्टूबर 1774 को फैजुल्ला खान को कुछ गांवों की जागीर मिली और इसी जागीर के साथ नींव पड़ी रामपुर रियासत की। अब रियासत तो बन गई थी, लेकिन बिना पैसे के रियासत कैसे चलती? रामपुर के नवाब के पास इसी क्राइसिस के टाइम पर एक अच्छा मौका आया। उस दौर में दिल्ली के आसपास के इलाकों से मुगल और उनके दरबारी रईसों और नवाबों का इम्पैक्ट यानी प्रभाव कम होता जा रहा था। अपनी जान बचाकर भागने के लिए इन लोगों को पैसा चाहिए था, इसीलिए कौड़ियों के भाव ये अपनी पुश्तैनी दौलत बेच रहे थे। नवाब फैजुल्ला खान ने इस इकोनॉमिक क्राइसिस का पूरा फ़ायदा उठाया।
उन्होंने बहुत ही कम दामों पर मुगल दरबारियों से महंगे महंगे जवाहरात, सोने चांदी के बर्तन और बेशकीमती पांडुलिपियां खरीदनी शुरू की। नवाब को साहित्य बहुत भाता था, इसीलिए पांडुलिपियां खरीदी गई थी। अंजाम ये हुआ कि नवाब ने आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध रामपुर रजा लाइब्रेरी की नींव रखी। इस लाइब्रेरी में जहां आज भी सोने के पानी से लिखी किताबें और ईरान के मशहूर चित्रकार उस्ताद रजा अब्बासी के चित्र मौजूद हैं। अंग्रेज़ों की कृपा से रामपुर जल्दी ही नॉर्थ इंडिया का कल्चरल सेंटर बन गया। यहाँ मिर्ज़ा गालिब और बेगम अख्तर जैसी हस्तियों ने भी अपना टाइम बिताया था। खैर, रामपुर के उस खजाने की ये पहली नींव थी जिसे उन्होंने बड़ी खामोशी से जमा किया। लेकिन क्या सिर्फ गहने खरीदकर रामपुर के नवाब इतने अमीर हो सकते थे? अक्सर हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं कि रियासतें अपने किसानों से भारी लगान वसूल कर खजाना भरती थी, जो काफ़ी हद तक सच भी है। लेकिन रामपुर के मामले में कहानी दूसरी है। फैजुल्ला खान के बाद खासकर नवाब हामिद अली खान और नवाब सर रज़ा अली खान के दौर में इस रियासत ने पैसे कमाने का एक दूसरा रास्ता चुना। इन्होंने खेती बाड़ी के साथ साथ रामपुर को यूपी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना दिया। नवाब रज़ा अली खान और उनके प्रधानमंत्री कर्नल ZH जैदी की देखरेख में रज़ा बुलंद शुगर मिल, रामपुर डिस्टिलरी और रामपुर टेक्सटाइल जैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई गई। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन उस दौर के हिसाब से एक बोल्ड स्टेप था। इसके चलते रामपुर काफ़ी अमीर हुआ। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट समझने के लिए हमें उस वक्त के फाइनेंशियल ढांचे को देखना होगा। एग्जाम्पल के लिए, महाराष्ट्र की ताकतवर कोल्हापुर रियासत उस समय 3000 स्क्वायर माइल के इलाके में फैली थी और उसकी सालाना आमदनी होती थी करीब 125 लाख रुपए। वहीं दूसरी तरफ रामपुर रियासत को अगर आप देखो तो वो सिर्फ 800 स्क्वायर माइल की रियासत थी, लेकिन इतनी छोटी रियासत होने के बावजूद इसकी सालाना आमदनी 110 लाख रुपए होती थी। कम ज़मीन से इतनी ज़्यादा आमदनी होना ये साबित भी करता है कि नवाबों की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कितनी अच्छी रही होगी। इसी बेहिसाब इंडस्ट्रियल दौलत ने रामपुर के खजाने को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया और महल के अंदर की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। इस नई दौलत को सिर्फ जमा नहीं किया गया, बल्कि इसका इस्तेमाल एक बेहद आलीशान लाइफ जीने के लिए भी किया गया। नवाब सर रज़ा अली खान ने खास बाग पैलेस का निर्माण करवाया। ये कोई आम महल नहीं था, बल्कि ये भारत का पहला पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड महल था। इसमें मेहमानों के लिए 2 हीटेड स्विमिंग पूल, एक प्राइवेट नाइट क्लब और एक मूवी थिएटर भी था। इस महल को देखने वाले विदेशी मेहमान इसको कंपेयर करते थे न्यूयॉर्क के सबसे महंगे होटलों से। लेकिन इस महल की सबसे बड़ी खूबी इसका आलीशान होना नहीं था, बल्कि इसके बीचों बीच बनी वो तिजोरी थी जिसे शाही खजाना कहा जाता था। इस तिजोरी का आर्किटेक्चर ऐसा था कि आज के मॉडर्न बैंक भी शर्मा जाए। इसकी दीवारें 3 से 4 फुट मोटी थी। छत दोहरी परतों वाले सख्त पत्थरों से बनी थी ताकि ऊपर से कोई सुरंग न बना सके। ये महल के बाकी कमरों से बिल्कुल अलग थलग बना हुआ था। इस तिजोरी तक पहुंचने का इकलौता रास्ता सीधा नवाब के बेडरूम से होकर गुजरता था। यहाँ से 200 मीटर लंबा एक गलियारा शुरू होता था। इसके दोनों तरफ गोरखा रेजिमेंट के हथियारबंद सैनिक दिन रात पहरा देते थे। गोरखा रेजिमेंट भी रामपुर की एक खास पहचान थी। 1857 की क्रांति के दौरान जब पूरे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हो रहा था, तब रामपुर के नवाबों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसी वफादारी के इनाम के तौर पर अंग्रेज़ों ने रामपुर को निजी गोरखा फौज रखने का खास अधिकार दिया, जो किसी और रियासत के पास नहीं होता था। इस कड़े पहरे वाले गलियारे के आखिर में स्टील के 2 बहुत ही भारी दरवाजे थे। इसमें उस ज़माने के सबसे मॉडर्न चब कंपनी के कॉम्बिनेशन लॉक लगे हुए थे। इन तालों का पासवर्ड और चाबियां सिर्फ नवाब और उनके सबसे भरोसेमंद खजांची को ही पता होती थी। कुल मिलाकर ये मान लिया गया था कि इस खजाने को कभी लूटा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल है कि इतनी सिक्योर्ड तिजोरी में आखिर था क्या? इस तिजोरी के अंदर असल में क्या था, इसके बहुत कम लिखित प्रमाण मौजूद हैं। खजाना एक स्टेट सीक्रेट हुआ करता था और इसे देखना किसी आम इंसान तो क्या, दूसरे राजघराने के लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन 1942 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को इस खजाने की एक बहुत ही धुंधली लेकिन हैरान करने वाली झलक दी। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में जल रही थी। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन पीक पर था और जापानी सेनाओं के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा था। इसी टेंस माहौल में लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस दौर में साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश फौजों के कमांडर इन चीफ थे, वो रामपुर आए हुए थे।
रामपुर के क्राउन प्रिंस मुर्तजा अली खान उस समय माउंटबेटन के एडीसी यानी एड डी कैंप के रूप में काम कर रहे थे। इसी संबंध का फ़ायदा उठाते हुए और ब्रिटिश एम्पायर के सामने अपनी हैसियत का प्रदर्शन करने के लिए नवाब ने एक डिप्लोमेटिक चाल चली। उन्होंने माउंटबेटन को वो शाही खजाना दिखाने का फैसला किया। माउंटबेटन की अपनी पर्सनल डायरी में लिखे नोट्स आज भी हिस्टोरियंस के लिए इस खजाने की भव्यता को समझने का सबसे बड़ा और शायद इकलौता जरिया है। डायरी में जो लिखा है वो किसी तिलिस्म या अरेबियन नाइट्स की कहानी से मिलता जुलता है। माउंटबेटन लिखते हैं कि महल के आंगन में सफ़ेद मेजपोश बिछाए गए और भारी बक्सों को एक एक करके खोला गया। इन बक्सों के अंदर जो निकला उसने एक ब्रिटिश कमांडर की आंखें भी चौंधिया दी। उन्होंने 10,000 से ज़्यादा नेचुरल बसरा मोती देखे। ये कोई आम मोती नहीं थे, बल्कि हर एक मोती उनके अंगूठे के साइज़ का था। उस दौर के इकोनॉमिक्स को भी यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक 1926 में जापान के कोकिची मिकीमोटो ने कृत्रिम यानी कल्चर मोती बनाने की तकनीक नहीं खोजी थी, तब तक नेचुरल मोतियों की कीमत हीरो से भी 3 गुना ज़्यादा होती थी। इतने बड़े साइज़ के 10,000 नेचुरल मोती एक जगह होना एक ऐसी ताकत का सबूत था जो बताता था कि इस आदमी के पास कितनी दौलत है। लेकिन इन मोतियों से भी ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ थी नवाब का स्टेट नेकलेस। माउंटबेटन के लेखों के हिसाब से इस हार में 4 बहुत बड़े गोलकुंडा हीरे जड़े थे। इनमें से एक हीरे का नाम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया बताया जाता है। माउंटबेटन का दावा था कि कोहिनूर और होप डायमंड के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन और विशाल हीरा था। इसके अलावा यहाँ ऐसे पन्ने यानी एमराल्ड थे जिनमें कोई खरोंच या दाग नहीं था, जो रत्न विज्ञान के हिसाब से लगभग असंभव माना जाता है। नवाब ने यह दावा किया था कि उनके दादा ने एक सिंगल पन्ने की अंगूठी 60 साल पहले 2.5 लाख रुपए में खरीदी थी। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना महंगा रहा होगा। खैर, ये तो बात हो गई इस तिजोरी की और इसमें रखे खजाने की। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो देश के राजनीतिक हालात बहुत तेज़ी से बदलने लगे। मुस्लिम लीग की तरफ से नवाब सर रज़ा अली खान पर भारी दबाव डाला जा रहा था। दबाव ये था कि वो जूनागढ़ और हैदराबाद की तरह भारत में शामिल होने से इनकार कर दें। लेकिन नवाब ने ज़मीनी हकीकत को समझा और शांति से रामपुर का विलय उत्तर प्रदेश में कर दिया। विलय के टाइम पर सरकारी डॉक्यूमेंट्स में इस पूरे खजाने की कीमत 3.5 करोड़ रुपया की गई। उस दौर के हिसाब से ये रकम अनइमेजिनेबल थी। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि हैदराबाद और जूनागढ़ रियासतों के मुकाबले रामपुर रियासत बहुत छोटी थी और इनके पास जो दौलत थी वो उतनी नहीं थी जितनी इन 2 रियासतों के पास थी, या ज़्यादातर जो बड़ी रियासतें थे उनके हिसाब से। यही वजह है कि 3.5 करोड़ की रकम छोटी लग सकती है सुनने में, लेकिन एक बहुत ही छोटी सी रियासत जो 1000 मील भी नहीं है, उस रियासत के पास इतनी दौलत होना एक बड़ी बात मानी जा सकती है। खैर, सरकार ने कुछ खास गहनों को पुश्तैनी धरोहर या हेयरलूम मानकर नवाब के पास छोड़ दिया। अब देखने में सब कुछ कानून के दायरे में सेफ लग रहा था, लेकिन असली दिक्कत अभी आनी बाकी थी। 1966 में नवाब सर रज़ा अली खान का निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही रामपुर के इतिहास ने एक भयानक मोड़ लिया। सदियों से जिस शाही खजाने की सुरक्षा एक कड़े डिसिप्लिन और सिर्फ एक इंसान के कंट्रोल में थी, वो डिसिप्लिन अचानक टूट गया। तिजोरी को खोलने के लिए जिन 2 खास चाबियों और सीक्रेट कॉम्बिनेशन लॉक की ज़रूरत थी, उसका कंट्रोल अब एक आदमी के हाथ से निकल गया और एक फैमिली डिस्प्यूट का हिस्सा बन गया। नवाब के पीछे उनकी पत्नी और कई बच्चे थे। संपत्ति को लेकर परिवार के अंदर ही एक लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। रही सही कसर 1971 में पूरी हो गई, जब 1971 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा प्रिवी पर्स पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इस फैसले के बाद सत्ता ने रजवाड़ों के प्रभाव को कुचलना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा और खौफनाक एग्जाम्पल 1975 में जयपुर राजघराने पर पड़ा ऐतिहासिक इनकम टैक्स छापा था। इस स्टेट स्पॉन्सर्ड खौफ ने पूरे भारत के नवाबों और राजाओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सरकार किसी भी वक्त उनकी पुश्तैनी दौलत जब्त कर सकती है। इसी डर से बचने के लिए देश भर के राजघरानों ने अपनी संपत्तियों को गुप्त रूप से बेचना या फिर विदेशी बैंकों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। रामपुर के शाही परिवारों ने भी हो सकता है इसी डर से अपने खजाने को ठिकाने कहीं लगा दिया हो। जब 2019 में आखिरकार भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और शरिया कानून के तहत नवाब की संपत्ति को सभी वारिसों में बांटने का आदेश दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
कोर्ट ने संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए कमिश्नर सौरभ सक्सेना को नियुक्त किया और इसी आदेश के बाद मार्च 2020 में वही 5 वेल्डर जिनकी बात मैंने स्टोरी की शुरुआत में की, वो खास बाग पैलेस के बाहर खड़े थे। जब तिजोरी कटी और अंदर खाली बक्से मिले तो वो आज़ाद भारत में रजवाड़ों के पतन का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। वो खाली तिजोरी बता रही थी कि कैसे एक समृद्ध रियासत का इतिहास कोर्ट कचहरी, कानूनी दांवपेच और लालच की भेंट चढ़ गया। लेकिन दोस्तों, इतिहास सिर्फ वो नहीं होता जो सतह पर दिखता है। इस खाली तिजोरी और माउंटबेटन की डायरी के बीच एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, जिस पर आज भी इतिहासकारों और रत्न विज्ञानियों के बीच गहरी बहस होती है। एक तरफ वो इतिहासकार हैं जो माउंटबेटन के लिखे को पूरी तरह सच मानते हैं। इनका तर्क है कि एक ब्रिटिश कमांडर इन चीफ अपनी पर्सनल डायरी में झूठ क्यों लिखेगा। इनके हिसाब से रामपुर का खजाना वाकई दुनिया के सबसे नायाब खजानों में से एक था, जिसे बहुत ही प्लान्ड तरीके से गायब कर दिया गया और दुनिया की नज़रों से हमेशा के लिए ओझल कर दिया गया। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। रत्न विज्ञानियों का एक बहुत बड़ा वर्ग इस पूरी थ्योरी पर काफ़ी ज़्यादा डाउट करता है। उनका सबसे बड़ा सवाल इस रहस्यमयी द एम्प्रेस ऑफ इंडिया हीरे को लेकर है। अगर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोलकुंडा हीरा रामपुर के नवाब के पास था, तो दुनिया के किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट या नीलामी के कागजातों पर उसका जिक्र क्यों नहीं मिलता। दरअसल अक्सर राजघराने कर्ज लेने या बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए झूठी संपत्तियों यानी फैंटम वेल्थ का बही खाता तैयार करवाते थे। ऐसा माना जाता है कि नवाब ने माउंटबेटन को जो खजाना दिखाया वो कोई असल दौलत नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों पर धौंस जमाने और अपनी हैसियत बड़ी दिखाने के लिए किया गया एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। रत्नों की कीमत और उनके नामों को जानबूझकर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया ताकि ब्रिटिश सत्ता के सामने रामपुर रियासत का भौकाल कायम रहे। राजघरानों में अपनी दौलत और ताकत को बड़ा दिखाने की एक पुरानी डिप्लोमेटिक परंपरा रही है। पॉसिबल है कि जो मोती अंगूठे के आकार के बताए गए वो महज एक इल्यूजन हो या फिर उनकी संख्या 10,000 ना होकर बहुत कम हो। एविडेंस की एक कमी इस पूरे मामले को एक उलझी हुई पहेली बना देती है। हम आज तक बहुत ही फिक्स तरीके से नहीं बता सकते कि 1947 में जो 3.5 करोड़ रुपए की कीमत थी वो पूरी तरह से सच थी या फिर वो उसी भ्रांति का हिस्सा थी जिसे सत्ता का भ्रम बनाए रखने के लिए गढ़ा गया। ये भी सोचना ज़रूरी है कि खजाने के गायब होने को पूरी तरह से चोरी का नाम देना ऐतिहासिक नज़रिए से कितना सही है। जब रियासतें ख़त्म हो रही थी और राजघरानों के सामने अपने अस्तित्व को बचाने का क्राइसिस था, तब उनमें से कईयों ने अपनी प्रॉपर्टी को कैश करने का सोचा। इसे हम आज के अगर मोरल चश्मे से देखकर लालच कहें तो कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त के हालात में शायद ये उनके लिए अपनी गिरती हुई हैसियत बचाने का इकलौता प्रैक्टिकल तरीका था। ये एक बहुत ही हार्श ट्रूथ है कि इतिहास में जब भी सत्ता का ट्रांसफ़र होता है तो पुरानी विरासतें अक्सर बिखर जाती हैं या फिर प्राइवेट तिजोरियों से निकलकर काले बाजार के अंधेरे में समा जाती हैं। रामपुर नवाब के खोए हुए खजाने की ये घटना सिर्फ कुछ हीरे मोतियों के गुम होने की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे बहुत ताकतवर एम्पायर भी टाइम के साथ कानूनी लड़ाइयों और महत्वाकांक्षाओं के आगे ढह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी रामपुर के नवाब के खजाने की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।